वेलकम टू मेघा टी क्लासेस। लास्ट वीडियो में बच्चों मैंने आपको ट्रांसक्रिप्शन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है और किस तरीके से वो काम करती है। उसके बाद हमने सिस्ट्रॉन की बात की थी। आज हम उसका रिमेनिंग पोर्शन करेंगे। बट ट्रांसक्रिप्शन करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो दैट व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए। हमने ये तो पढ़ा था कि ट्रांसक्रिप्शन इज अ प्रोसेस बाय विच डीएनए कैन मेक अ कॉपी ऑफ आरएनए। बट ये आरएनए एग्जैक्टली कितने टाइप्स का होता है? आरएनए इज ऑफ 3 टाइप्स। वन इज आरआरएनए। यहाँ पर जब आप इसका टाइप लिखते हो तो आप फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल सॉरी स्मॉल लिखोगे और जो बाकी का नेम है दैट विल बी इन कैपिटल लेटर। तो फर्स्ट इज राइबोसोमल आरएनए, सेकंड इज मैसेंजर आरएनए एंड थर्ड वन इज टीआरएनए। तो यहाँ पे मैं इनकी फुल फॉर्म से लिख देती हूँ। आर स्टैंड्स फॉर राइबोसोमल। इस आरएनए का फंक्शन जो है बेसिकली एज अ कैटलिस्ट होता है, ये रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर देता है। सेकेंड इज मैसेंजर आरएनए। जब आपका ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है तो डीएनए से जो आरएनए बनता है दैट इज मैसेंजर आरएनए, जो आगे ट्रांसलेशन के लिए मैसेज लेके जाएगा। एंड टीआरएनए स्टैंड्स फॉर ट्रांसफर आरएनए। इसका फंक्शन बेसिकली आता है ट्रांसलेशन में। जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो उस समय जो एमिनो एसिड्स को लेकर जाना है, उनको बाइंड अप कराना है, तो कौन सा एमिनो एसिड जाएगा दैट इज डिसाइडेड बाय दिस टीआरएनए। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए। अब हम बात करते हैं आरएनए पॉलीमरेजेस की। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने रेप्लिकेशन के प्रोसेस में पढ़ा था कि जब हम डीएनए रेप्लिकेशन करते हैं तो डीएनए रेप्लिकेशन करने के लिए वी नीड अ क्लस्टर ऑफ 7 एंजाइम्स, जिसमें हमने डीएनए पॉलीमरेज के बारे में पढ़ा था, डीएनए पॉलीमरेज 1 एंड 3 व्हिच प्ले इंपॉर्टेंट रोल। सिमिलरली टू कैरी आउट ट्रांसक्रिप्शन वी नीड द एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज। सिर्फ यही एंजाइम है जिसकी रिक्वायरमेंट होती है। बट यहाँ पर भी क्या होता है, अगर आप बात करोगे प्रोकैरियोट्स की यानी कि बैक्टीरिया की, तो इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स सिर्फ एक ही आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम रिक्वायर्ड होता है, तो उसको आप सिर्फ आरएनए पॉली करके लिख सकते हो। बट व्हेन वी टॉक अबाउट यूकैरियोट्स, तो यूकैरियोट्स में हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज भी 3 टाइप के होते हैं जो डिफरेंट टाइप के आरएनए को कैटलाइज करेंगे। तो यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज आर देयर, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 एंड आरएनए पॉलीमरेज 3। अब कौन सा पॉलीमरेज कौन से आरएनए को सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है, इसके लिए आप एक शॉर्ट फॉर्म याद रख सकते हो, आरएमटी। इट मींस आरएनए पॉलीमरेज 1 हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए, आरएनए पॉलीमरेज 2 हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए, और इसके साथ एक आता है एचएनआरएनए जिसको हेटेरोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए बोलते हैं, जिसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। एंड आरएनए पॉलीमरेज 3 इट कोड्स फॉर टीआरएनए। इसके अलावा भी एक एसएनआरएनए स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, बट उसका फंक्शन हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। तो यहाँ से आप याद कर सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली 1 मार्क में पूछ लिया जाता है दैट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 2, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 3। तो यू शुड नो कि कौन सा एंजाइम कौन से आरएनए की कोडिंग में हेल्प करता है। ओके, नाउ वी कम टू आवर मेन टॉपिक दैट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। की जो ट्रांसक्रिप्शन है वो किस तरीके से होती है। तो यहाँ पे आपको बेटा ये चीज याद रखनी है कि जब हम ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस करते हैं तो ये स्टेप्स में फॉलो होती है। इट मींस there are 3 steps which are required to be followed when we talk about the process of transcription. So the first process is known as the initiation. Then second process is the elongation, and the third process is the termination. तो वैसे तो बच्चों आपको नाम से ही थोड़ा आइडिया लग गया होगा। इनिशिएशन बना है इनिशिएट वर्ड से। इनिशिएट का मतलब होता है टू स्टार्ट समथिंग। इट मींस जहाँ पे प्रोसेस शुरू हो रहा है दैट इज इनिशिएशन। एलोंगेशन का मतलब होता है किसी चीज को लंबा करना। तो जब हम आरएनए की चेन को लॉन्ग करना चाहते हैं, उसकी लेंथ बढ़ाना चाहते हैं, तो दैट इज एलोंगेशन। एंड टर्मिनेशन मींस टू स्टॉप समथिंग। अगर आप उसको रोकना चाहते हो तो दैट इज टर्मिनेशन।
अब मैं बारी बारी से यहाँ पे एक प्रोसेस को डिस्क्राइब करूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट इनिशिएशन। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, ये आपका एक डीएनए हेलिक्स है, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था। यहाँ पर एक स्ट्रैंड आपका 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा एंड योर अनदर स्ट्रैंड विल बी 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो यहाँ पर जो आपका 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्ट्रैंड है दैट विल एक्ट एज ए टेम्पलेट, यानी कि वो टेम्पलेट की तरह काम करेगा, क्योंकि आपकी जो ट्रांसक्रिप्शन है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होती है। तो यहाँ पे जो ये रेड वाला है आपका डीएनए हेलिक्स, इसका जो स्ट्रैंड है दैट विल एक्ट एज अ टेम्पलेट। तो इसको एज अ टेम्पलेट यूज करके आपको आरएनए सिंथेसाइज करवाना है। अब हमने यहाँ पे देखा था कि जो आपके डीएनए है, यहाँ पर इसके अंदर इस पर्टिकुलर एरिया में आप ये कह सकते हो एक प्रमोटर रीजन प्रेजेंट है। जैसे बच्चों हमने रेप्लिकेशन में पढ़ा था कि रेप्लिकेशन भी रैंडमली कहीं पर भी शुरू नहीं होती। देयर इज अ पर्टिकुलर एरिया दैट इज नोन एज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। सिर्फ उसी जगह से रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है। सिमिलरली यहाँ पर भी इस स्ट्रैंड के ऊपर एक पर्टिकुलर एरिया होगा विच इज नोन एज द प्रमोटर, और उसी एरिया से आपका जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो आपका आरएनए पॉलीमरेज है, यहाँ से मैं प्रमोटर का नेम हटा रही हूँ, बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो ब्लैक कलर से मैंने मार्क किया है दैट इज प्रमोटर। हम इसको ऊपर करके लिख देते हैं सो दैट इट विल बी क्लियर टू यू। अब यहाँ पर क्या होगा, आपका आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकर बाइंड कर जाएगा। अब यहाँ पर आपको जो एक बात जरूरी याद रखनी है वो ये है कि आरएनए पॉलीमरेज भी कभी अकेला आके प्रोसेस को शुरू नहीं कर सकता। आरएनए पॉलीमरेज एक बार प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद उस प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकता है, बट उस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए इट नीड्स अ स्टार्टर, इट नीड्स ए मॉलिक्यूल दैट इज नोन एज सिग्मा फैक्टर। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि आरएनए पॉलीमरेज के साथ एक सिग्मा फैक्टर आके बाइंड करता है। जैसे ही वो सिग्मा फैक्टर इसको मिलेगा तो आरएनए पॉलीमरेज जो है अपने आप को प्रमोटर वाली साइड पे अटैच कर लेगा और आपका जो प्रोसेस है दैट इज स्टार्ट। उसके बाद क्या होगा, जैसे ये प्रोसेस स्टार्ट होगा तो जिस एरिया में आपका ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है उतना हिस्सा तो अनवाइंड हो जाएगा, मतलब खुल जाएगा, और बाकी का सारा एरिया अभी भी कॉइल्ड ही रहेगा। तो आप ये कह सकते हो जैसे ये आपका स्ट्रैंड था and this one was your next strand। तो आप ये कह सकते हो कि जब आपका यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हुआ तो आपका इतना जो हिस्सा था वो ओपन हो गया, अनवाइंड हो गया, और जो आपका बाकी का हिस्सा था वो एज इट इज रहा। तो इस हिस्से को आप ऐसे अनवाइंड करके दिखा सकते हो। अब जैसे ही इसके अंदर सिग्मा फैक्टर होगा ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाएगी। ट्रांसक्रिप्शन शुरू होते ही जो सिग्मा फैक्टर है वो अपने आप को अलग, तो यहाँ पे जो सिग्मा फैक्टर आया था उसका सिर्फ फंक्शन इतना था कि वो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को स्टार्ट करता है। जैसे ही आपका ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया तो जो सिग्मा फैक्टर है वो अपने आप को यहाँ से अलग कर देगा, बट जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो अभी तक यहाँ पे जुड़ा हुआ है। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है दैट इज एलोंगेशन, यानी कि अब हमें इस चेन को प्रमोटर रीजन से होते होते आगे ले जाना है। तो यहाँ पर एलोंगेशन करने के लिए हमें इसमें राइबो न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करने पड़ेंगे, जिसमें आपके एटीपी, जीटीपी, सीटीपी, यूटीपी कुछ भी हो सकता है। तो आपको न्यूक्लियोटाइड्स देने होंगे, न्यूक्लियोटाइड्स आएंगे, वही न्यूक्लियोटाइड्स आपके इस चेन को आगे कंटिन्यू करेंगे। और एक चीज बच्चों जो आपने यहाँ पे याद रखनी है कि जैसे ये आपका डीएनए का स्ट्रैंड था, डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर था जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर आपने एक चीज ध्यान रखनी है कि जिस पर्टिकुलर एरिया में आपका ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हो रहा है सिर्फ वो एरिया तो ओपन होता जाएगा और बाकी का सारा जो एरिया वो कॉइल्ड ही रहेगा। तो सपोज इतने एरिया के अंदर अगर अभी प्रोसेस चल रहा है तो आप इतने एरिया को तो ओपन दिखा सकते हो और बाकी एरिया को आप एज इट इज दिखा दो। अब आपका क्या होगा, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जो आपके न्यूक्लियोटाइड्स आएंगे उन न्यूक्लियोटाइड्स की जो सीक्वेंस है वो आपके डीएनए स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री होगी।
तो सपोज यहाँ पे अगर आपकी डीएनए की सीक्वेंस थी ATGC TACG TA, तो यहाँ पे जो आरएनए सिंथेसाइज होगा ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि ए के सामने यू आ जाएगा, टी के सामने ए आ जाएगा, देन सी, देन जी, देन अगेन यहाँ पे आ जाएगा आपका ए, देन यू, देन जी, देन सी, देन ए, देन यू। मतलब कि जो न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा वो उसी ऑर्डर में ऐड होगा जिस ऑर्डर में आपके डीएनए की सीक्वेंस चल रही है, ताकि जो कॉम्प्लीमेंटेरिटी है वो मेंटेन रहे। तो यहाँ पे आपका जो आरएनए पॉलीमरेज है वो बाइंड रहेगा और इसी आरएनए पॉलीमरेज के साथ आपका जो आरएनए है वो बनना शुरू हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आप इस तरह से दिखा सकते हो कि ये आरएनए की जो चेन है वो बननी शुरू हो गई है। देन थर्ड प्रोसेस इज द टर्मिनेशन। जैसे कि बच्चों नाम से पता चल रहा है, टर्मिनेशन मतलब किसी भी प्रोसेस को स्टॉप कर देना। अब जैसे कि प्रमोटर वाली जगह पर भी उसको एक सिग्मा फैक्टर मिला था जिसने उसको इनिशिएट करने में हेल्प किया था, इसी तरह से टर्मिनेट करने के लिए भी क्या होगा, जैसे ही टर्मिनेटर वाली जगह पे पहुंचेगा तो ऑटोमेटिकली जो आरएनए पॉलीमरेज है वो अलग हो जाएगा। बट जैसे हमने बात की कि इनिशिएट करने के लिए आरएनए पॉलीमरेज को सिग्मा फैक्टर की जरूरत होती है, उसी तरीके से आप ये कह सकते हो कि जब इस प्रोसेस को हमें टर्मिनेट करना है, सपोज यहाँ तक आपकी एमआरएनए चेन पहुंच चुकी है, यहाँ पे सपोज आपका आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम पहुंच गया है और इसके साथ आपकी आरएनए की चेन जो है बढ़ गई है। अब अगर आपको इस पॉइंट पे इसको रोकना है तो यहाँ पे एक टर्मिनेटर साइट प्रेजेंट है, तो यहाँ भी इसको एक फैक्टर की जरूरत होती है, दैट फैक्टर इज नोन एज द रो फैक्टर। रो फैक्टर इसको बताएगा कि टर्मिनेशन पॉइंट आ गया है। टर्मिनेशन पॉइंट पे आते ही आपकी जो चेन है वो यहाँ से सेपरेट हो जाएगी, तो इट मींस जो आपका आरएनए है वो अलग हो जाएगा, जो आपका आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो भी आपका अलग हो जाएगा और ये रो फैक्टर जो है ये भी अलग हो जाएगा, और इट मींस आपकी जो मैसेंजर आरएनए वो पूरी तरह से बन चुका है। बट यहाँ पर बच्चों दो चीजें आती हैं, टर्मिनेशन में जरूरी नहीं है कि हर बार आपको रो की जरूरत हो। मतलब ये टू टाइप्स का हो सकता है, इट कैन बी रो डिपेंडेंट और इट कैन बी रो इंडिपेंडेंट। तो अगर तो टर्मिनेशन करने के लिए रो फैक्टर की जरूरत है, सो दैट इज नोन एज रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन। और अगर टर्मिनेशन करने के लिए रो फैक्टर की जरूरत नहीं है, अपने आप ही टर्मिनेशन वाली साइड पे पहुंच के आरएनए पॉलीमरेज अलग हो जाता है और आपकी चेन जो है फॉलो हो जाती है, सो दैट इज नोन एज रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन। देन नेक्स्ट, now next we discuss about coupled transcription and translation in prokaryotes। बच्चों जैसे आपको पता होगा कि जो प्रोकैरियोट्स हैं उनका जो सेल्यूलर स्ट्रक्चर है वो इतना ज़्यादा डेवलप नहीं होता जितना कि यूकैरियोट्स का होता है। तो प्रोकैरियोट्स में जो उनका साइटोसोल है और जो उनका न्यूक्लियस है वो प्रॉपरली सेपरेट नहीं होते, सब कुछ आप कह सकते हो एक साथ होता है। तो उनका जो एमआरएनए बनता है वो इमीडिएटली ट्रांसलेशन भी करने में इन्वॉल्व हो जाता है, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन खत्म होने से पहले ही जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। सो दैट इज वाई हम ये कह सकते हैं कि प्रोकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन है दैट इज कपल्ड, मतलब वो दोनों प्रोसेस आपस में जुड़े हुए हैं, लिंक्ड है। बट जब हम बात करते हैं यूकैरियोट्स की, तो यूकैरियोट्स में जब कंप्लीट ट्रांसक्रिप्शन हो जाती है तो कंप्लीट ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो आपका आरएनए बनता है दैट इज नॉट अ मैसेंजर आरएनए, वो मैसेंजर आरएनए नहीं होता, दैट इज हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए। हियर H stands for heterogeneous, N stands for nuclear, then RNA। इट मीन्स आप ये कह सकते हो ये उसकी प्रोएक्टिव फॉर्म है, अभी वो एक्चुअल में एक्टिव मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट नहीं हुआ। तो यूकैरियोट्स में हमें एचएनआरएनए को मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट करने के लिए प्रोसेस करना होता है। इट मीन्स देयर इज अ प्रोसेस व्हिच इज नोन एज प्रोसेसिंग। We need to process the heteronuclear RNA to convert it into active messenger RNA, because जो heterogeneous nuclear RNA था that was a proactive और inactive form, लेकिन जब आप उसको mRNA में कन्वर्ट कर दोगे so that will become a active molecule। तो एक्टिव मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे 3 प्रोसेसेस करने पड़ते हैं टू मेक इट एक्टिव। तो 3 प्रोसेसेस आप कह सकते हो 3 इवेंट्स होते हैं जो यहाँ पर काम करते हैं।
So the first event that take place is the splicing. Now what is this splicing? In the last video जब हमने सिस्ट्रॉन की बात करी थी, वहां पर मैंने आपको ये बताया था कि यूकैरियोट्स में जो उनकी सीक्वेंस होती है वो कई कई जगह पे इंटरप्टेड होती है, मतलब कुछ स्प्लिट जीन्स प्रेजेंट होती हैं जो यूकैरियोट्स की सीक्वेंस को इंटरप्ट कर लेती हैं। और अगर आप देखो तो उसमें दो आपके रीजन्स प्रेजेंट होते हैं, वन इज द इंट्रॉन एंड अदर इज द एक्सोन। तो यहाँ पर वही बात हम दोबारा करेंगे। आपके यहाँ पे टू रीजन्स प्रेजेंट है, इंट्रॉन्स एंड द एक्सोन्स। इंट्रॉन्स आर द नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस एंड एक्सोन इज द कोडिंग सीक्वेंस, यानी कि जो आपका आरएनए सिंथेसाइज हुआ है उसके अंदर कुछ ऐसे रीजन्स हैं जो नॉन कोडिंग है, मतलब जिनका हमें आगे कोई फायदा नहीं है, कोई यूज नहीं है। और जो एक्सोन्स है, दीज आर द रीजन्स व्हिच आर कोडिंग, जो हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो स्प्लाइसिंग में बेसिकली हम क्या करते हैं, हम अपने आरएनए में से जो इंट्रॉन्स हैं, यानी कि वो एरिया जो नॉन कोडिंग है, उन एरियाज को रिमूव कर देंगे, और एक्सोन्स यानी कि वो एरियाज जो हमारे लिए बेनिफिशियल है उन एरियाज को रखेंगे। तो इट मीन्स आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि सपोज ये आपके पास हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो इसमें अगर यहाँ पे इंट्रॉन है तो यहाँ पे आपका एक्सोन होगा, एक्सोन 1। देन अगेन अगर यहाँ पे इंट्रॉन है तो यहाँ पे होगा आपका एक्सोन 2। देन अगेन यहाँ पे आपका इंट्रॉन है तो यहाँ पे आएगा आपका एक्सोन 3 एंड सो ऑन। तो यानी कि ये दोनों जो है ऑल्टरनेटली प्रेजेंट हैं। तो स्प्लाइसिंग में हम क्या करेंगे, जब आप इसकी स्प्लाइसिंग कर देते हो तो आप ये मान के चलोगे कि इसमें से जो इंट्रॉन वाला रीजन है वो आपका कट हो गया, खत्म हो गया। तो अब जो आपका आरएनए बनेगा उस आरएनए में सिर्फ आपके एक्सोन रीजन्स ही प्रेजेंट होंगे, यानी कि सिर्फ जो कोडिंग सीक्वेंसेस है दैट विल बी प्रेजेंट। तो दैट इज नाउ अ मैसेंजर आरएनए। So it means splicing is a process by which we can remove the introns and we can make the heterogeneous nuclear RNA into a messenger RNA. So that was the first event. इसके बाद second event बच्चों यहाँ पे क्या होता है? The second event that take place is known as 5' capping. अब यहाँ पर आपको ये पता है कि जो भी आपका RNA molecule synthesize हुआ है that is in the 5' to 3' direction. तो अब हम क्या करेंगे, जो उसका 5' एंड है हम उस पे कैप लगा देंगे एंड द कैप इज ऑफ द 5' गुआनोसिन मिथाइल मिथाइल गुआनोसिन भी आप इसको लिख सकते हो। हम इसको मिथाइल ग्रुप को पहले ले लेते हैं। 5' मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो 5' कैपिंग का मतलब होता है कि जो आपका आरएनए सिंथेसाइज हुआ है उसके 5' एंड पे आप मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड लाके ग्रुप लाके जोड़ दो। इसी तरीके से अब जो लास्ट इवेंट है जिसमें आपका हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए एमआरएनए में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज 3' टेलिंग। जैसे आपको पता होगा बच्चों, कैप हमेशा हम सिर पे पहनते हैं और टेल पीछे होती है, तो आप ये कह सकते हो क्योंकि ये 5' एंड था तो यहाँ पर हमने इसको कैप पहनाई। कैप हमने पहनाई थी हमने 5' मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसी तरीके से अब जो इसका 3' एंड है, इस 3' एंड पे 200 to 300 एडिनाइलेट मॉलिक्यूल्स आकर बाइंड कर जाएंगे, जिसको आप पॉली ए टेल भी बोल सकते हो, और यहाँ पर वो आके इसके 3' एंड पे जुड़ जाएंगे। तो जब ये तीनों इवेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं, यानी कि इंट्रॉन्स रिमूव हो जाते हैं, स्प्लाइसिंग हो जाती है, 5' एंड पे कैपिंग हो जाती है और 3' एंड पे टेलिंग हो जाती है, तब आप कह सकते हो कि आपका जो हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए था वो मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट हो गया, या सही मायनों में आपके जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया।